हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि हमारी पास जो गायों की नस्लें हमने समाप्त कर ली। एक क्लास में जितनी भी गायों की नस्लें थी वो समाप्त कर ली हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि भैंसों की नस्लें। ठीक है, गायों की जितनी भी मान्यता प्राप्त नस्लें थी वो मैंने पूरी की पूरी नस्लें बता दी थी कि उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है और जो इम्पोर्टेंट ब्रीड्स थी उनकी मतलब विशेषता भी बता दी थी, क्या विशेषता है। ठीक है ना, अलग अलग गायों की नस्लों के बारे में। वैसे ही आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो है भैंसों की नस्लों के बारे में कि भैंसों की कितनी मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, कौन कौन सी है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है और भी भैंसों के बारे में जो भी बेसिक जानकारी है, जो जहाँ तक आईसीआर पूछता है वहाँ तक हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक इस क्लास को शेयर किया करो। ठीक है, आप शेयर करोगे तो शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और जितने भी जो आपके फ्रेंड है वो अच्छे से आईसीआर 2023 की प्रिपरेशन के लिए लग जाए। ठीक है ना, अच्छे से प्रिपरेशन करो और नोट्स प्रिपेयर करो। नोट्स मैं वैसे टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अभी तक किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट में रहे ताकि हमें भी पता चले और हम भी उस हिसाब से मतलब कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने हर चीज़ें, कुछ चीज़ें होती है क्लासों में बता दी जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपके साथ में शेयर कर दी जाए। ठीक है, इस मतलब मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत ही जल्दी आपके साथ में केमिस्ट्री की क्लास भी अवेलेबल हो। सो आप अभी तक जो रेस्पॉन्स मिल रहा है एनिमल हस्बेंड्री में उसके हिसाब से यार कैसे हो पाएगा, अपना रेस्पॉन्स दो अच्छे से। ठीक है, सो जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो क्लासें चलती है। ठीक है, तो करते हैं क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ में। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि भैंस का मतलब जूलॉजिकल नेम क्या है। ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम कहते हैं जिसे, वो क्या है तो बुवोलस बुवोलिस है वो भैंस का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भैंस का कूल है वो बोविडी है। ठीक है ना, गायों के बारे में मैंने पूरी की पूरी जितनी भी डिटेल थी, जहाँ तक बताने की ज़रूरत थी वहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। एक बात है कि भैंस को ब्लैक डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने पहले ही आपके साथ में कवर अप करवा दी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे की जो चीज़ें हैं उनके बारे में। देखो, भैंस के कुछ बेसिक जानकारी है यहाँ। भैंस का वैज्ञानिक नाम जल भैंस कहते हैं जिसे बुवोलस बुविलस है। जल भैंस बुवोलस बुविलस बोविडी परिवार से संबंधित है जिसमें अन्य जुगाली करने वाले खुर वाले जुगाली करने वाले जानवर जैसे बकरियां, भेड़ और मृग भी शामिल हैं। जल भैंसें भारतीय महाद्वीप में चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। जीव वैज्ञानिकों ने अब जल भैंस को दो उप प्रजातियों में वर्गीकृत किया। एक तो नदी भैंस है, एक दलदली भैंस है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें हैं वो क्लियर आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना, और भी कुछ चीज़ें हैं। आज जल भैंस एक पालतू प्रजाति है और उसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में देखी जा सकती है, जहां उनका व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। जल भैंस कृषि के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका उपयोग चावल के खेतों में जुताई के लिए किया जाता है। देखो, यहाँ आपको कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ कि चावल का खेत होता है जो दलदली होता है। ठीक है, दलदली भूमि बोलते हैं जहाँ से CH4 जिसे मार्स गैस कहते हैं, वहाँ से मार्स गैस रिड्यूस होती है, वहाँ से मार्स गैस निकलती है। ठीक है ना, तो चावल के खेत से कैसी गैस आती है तो मार्स गैस निकलती है, CH4 जिसे कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और दलदल का क्षेत्र वही होता है जहाँ चावल मतलब चावल की जहाँ खेती करते हैं ना तो बहुत मतलब पानी से भरा हुआ ऐसा खेत रखते हैं, उसके बाद में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, तो जल भैंस का सबसे संभावित पूर्वज जंगली जल भैंस बुवोलस अर्नी है, लेकिन अपने पालतू भाइयों के विपरीत जंगली जल भैंस एक लुप्त प्राय प्रजाति है। इंटरनेशनल यूनियन काउंसलिंग ने मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ IUCN बताता है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। ठीक है, बाकी बात करता हूँ मैं गुणसूत्रों के बारे में, तो आप एक सेकंड आगे जाते हैं, उस टाइम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो,
सबसे पहले आप भैंस का वैज्ञानिक नाम लिखिए। भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बुवोलस बुविलस, क्लियर है ना। इसे ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। ब्लैक डायमंड भी पूछ सकता है कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि भैंस ही पूछे, ठीक है ना। बफेलो में ब्लैक डायमंड भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है कि भैंस में गुणसूत्र, कुल तो बोवेडी हो गया, गुणसूत्रों की संख्या आपको याद में रखनी है। जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50 और दलदली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, 48। दलदली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या 48 और जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50। कौन सी भैंसें कहाँ पाई जाती है वो पीछे डिस्कस कर लिया है। यहाँ आपको बार बार मतलब रिविज लाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आराम से देख सकते हो कौन सी भैंसें कहाँ पाई जाती हैं, किसमें गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संख्या मैंने आपको बता दी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। भारत में जलीय भैंसें पाई जाती है, ठीक है, और जलीय भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 50 और दलदली भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48, ठीक है। और मेरे ख्याल से भैंस के लिए कोई बेसिक डाउट है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है नहीं। बाकी जो वेलोइंग वगैरह जो क्रिया होती है, ठीक है ना, जो चीज़ें मैंने आपको पीछे जो बेसिक टर्मोलॉजी थी उसमें पहले ही क्लियर करवा दी, तो यहाँ आपको मतलब बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। भैंस में मद लक्षण गाय की अपेक्षा कम आते हैं, अप्रैल जून में दिखाई देते हैं। इसे मुख मदकाल या साइलेंट हीट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि साइलेंट हीट किस पशु में पाई जाती है। साइलेंट हीट होता है वो भैंस में पाई जाती है, यानी कि भैंस भाई मध्यकाल की अवधि में होती है ना, तो भी ज़्यादा ऐसे बोलती वगैरह नहीं है। उस हिसाब से जो आप बेसिकली समझते ही हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट मोस्टली गांव से ही प्रिपेयर करते हैं, रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको सब चीज़ें ये पता रहती है, तो वो उनसे समझ जाते हैं, ठीक है। अब चीज़ें थी आपके गुणसूत्र से रिलेटेड। अब देखो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं 17, वर्तमान में 17 हो गई, पहले 16 थी, तो उनके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। बाद में भैंसों का वर्गीकरण देखेंगे कि उत्तरी, या फिर पहले वर्गीकरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उत्तरी भारतीय भैंसें हैं, मतलब उत्तरी भारत के अंदर मूरा है, नीली रावी है, कुंडी है, गोदावरी है, ठीक है। यूपी की नस्ल हैं वो भदावरी है, बहुत इंपॉर्टेंट नस्ल है। क्या क्या करेक्टर हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। गुजरात की नस्लें हैं वो है सूरती, मेहसाणा, जाफराबादी। मध्य भारतीय नस्लें हैं नागपुरी, जिसे इल्चपुरी भी कहते हैं, पंधारपुरी और मराठवाड़ी, ठीक है, चिलिका, कालाहंडी, मंडा, संबलपुर और जयरानगी, ठीक है। अब इन नस्लों 17 नस्लें मान्यता प्राप्त, मैं 17 नस्लों के नाम आपको बताऊंगा। गाय की भी जितनी नस्लें थी वो मैंने एक एक कवर अप करवाई, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कि हम इंपॉर्टेंट 5 नस्ल पढ़ाकर ख़त्म नहीं करते हैं, क्योंकि दीदी की 17 है तो आई मतलब वहाँ नोट डाउन में नहीं किया कि आपको ये ब्रीड्स पढ़नी है। आईसीआर ने लिख दिया कि बफेलो ब्रीड्स, तो आपको बफेलो ब्रीड्स पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। सिलेबस के अंदर आपको जब एग्रीकल्चर का सिलेबस था तो उनको पहले ढंग से देखो, वो सिलेबस करवा दिया आपको, ठीक है ना। वो देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। बायो का सिलेबस भी मैंने करवा दिया। फर्स्ट आती है बन्नी, जिनका प्रजनन क्षेत्र है गुजरात, मुख्य उपयोग होता है दूध। उसके बाद में आती है बारगुर, तमिलनाडु, दुग्ध और खाद इसका मतलब डबल पर्पज़ के लिए ये भैंस पाली जाती है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो ब्रीड्स है भैंस की वो आती है भदावरी, ठीक है। भदावरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, जो दुग्ध और भारवान के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आती छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है भारवान और दुग्ध मांस के ट्रिपल पर्पज, भारवान दुग्ध और मांस के लिए पाली जाती है। चिलिका ओडिशा में भारवान और दुग्ध के लिए पाली जाती है। गोजरी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में दुग्ध और भारवान के लिए पाली जाती है। जाफराबादी गुजरात में दुग्ध और भारवान के लिए। कालाहांडी ओडिशा में दुग्ध और भारवान के लिए। ये आप कहाँ पाई जाती हैं, प्रजनन क्षेत्र कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्पज से भी इंपॉर्टेंट जहाँ तक मेरा मानना है। पूछ सकता है कि कालाहांडी भैंस, जाफराबादी भैंस, गोजरी भैंस, ये दे दी, उसके सामने आपके मैचिंग के क्वेश्चन आ गए तो मैचिंग करो। तो अगर आपको पता है कि इस भैंस का प्रजनन क्षेत्र ये है, उत्पत्ति स्थल कह सकते हो, ओरिजिन प्लेस ये है, आपको पता होगा
तो ये क्वेश्चंस आप सॉल्व आउट कर सकते हैं गारंटी के साथ में। आज ही नोट डाउन कर लेना, एक क्वेश्चन गाय या भैंस में से ऐसा 100% पूछा जाता है। यही मेरा मकसद है कि सारी की सारी जो नस्लें हैं उनके बारे में आपके साथ डिस्कस करें। बाकी 5-7 नस्ल पढ़ा के भी काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन जितना हो सके आपको डिटेल में देने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ल्यूट, स्वयं, असम, दुग्ध और भारवान के लिए। उसके बाद में मराठवाड़ी, महाराष्ट्र, दुग्ध और भारवान के लिए। मेहसाणा, गुजरात, दुग्ध, मुरा, हरियाणा और दिल्ली दुग्ध के लिए, ठीक है। नागपुरी, महाराष्ट्र, दुग्ध और भारवान के लिए। नीली रावी, पंजाब, दुग्ध के लिए। पंढरपुरी, महाराष्ट्र, दुग्ध के लिए। सूरती, गुजरात, दुग्ध और भारवान के लिए। फिर आती है टोडा, ये एक लड़ाकू नस्ल है जो मतलब साउथ के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है, जो तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है, भारवान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये 8 यहाँ हो गई। उसके बाद में यहाँ क्या हो गया, अरे चलो कोई ना, जो ये थोड़ा एडिटिंग के टाइम हो गया, ठीक है। काला हांडी तो पहले ही हो गई, ओडिशा में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं भैंसों के कंप्लीटली डिस्कस के साथ में क्लास को स्टार्ट की। क्या इसकी विशेषता है, ठीक है, क्या हमें पूछ सकता है, उनके बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। मध्य भारतीय नस्लों की बात करूं तो नागपुरी, इल्सपुरी, ये मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया। यूपी की नस्ल है, यूपी और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो मैंने आपको बता दिया कि भदावरी है। उसके बाद में उत्तरी भारतीय भैंसें मूरा है, नीली रावी, कुंडी गोदावरी, ठीक है ना। उसके बाद में मध्य भारतीय नस्लें नागपुरी, इल्सपुरी, वंदमपुरी, मराठवाड़ी, चिली का, काला हांडी, मंडा, संबलपुर, जरांगती, ठीक है, ये हो गए। अब बात करते हैं मूरा के बारे में। मूरा का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, रोहतक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। 2076 लीटर प्रति ब्यांत दूध देती है, ठीक है। दुग्ध में 7% वसा पाई जाती है। गहरे काले रंग मतलब गहरे काले रंग का शरीर, जलेबी आकार के मुड़े सींग होते हैं। सिर, पैर, पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। पतली, मुलायम व चिकनी त्वचा, पूंछ के अंतिम सिरा सफ़ेद, अयन सुविकसित, अयन सिराएं टेढ़ी मेढ़ी विशाल आकार में पाई जाती हैं। ये चीज़ें आपकी मुर्रा के लिए थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्वाधिक दुग्ध देने वाली भैंस पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए मूरा, ठीक है। और आपको पूछे सबसे ज़्यादा मतलब दुग्ध काल किसका होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए मेहसाणा। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो उस टाइम आपका आंसर होना चाहिए भदावरी, जिसमें 12 से 14% वसा की मात्रा पाई जाती है। ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, और ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें यहाँ तक ही सीमित रहते हैं, और आप ऊपर ऊपर की चीज़ें छोड़ देते हो तो ये क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टपक जाते हैं। तो ध्यान में रखना है, कोई प्रकार की दिक्कत में नहीं आना। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है सूरती, खेड़ा, बड़ौदा, गुजरात है। सींग छोटे होते हैं। सींग मतलब दराती के आकार की नहीं, इसकी हंसियाकार याद रखना आप। बेस्ट वर्ड है कि सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, हंसियाकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सूरती का हो गया, शरीर का रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का काला होता है, क्लियर। उसके बाद फिर आते हैं हम भदावरी नस्ल के बारे में। भदावरी आगरा, यूपी इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। शरीर का रंग तांबे जैसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भैंस का रंग है वो तांबे के जैसा होता है, या फिर पूछ सकता है कि निम्न में से कॉपर पाया जाता। सीयू लिख देगा, आपको पता होना चाहिए तांबे को कॉपर कहते हैं। तो उसके बाद में कि तांबे आकार तांबे जैसा रंग किस में पाया जाता है, भदावरी में पाया जाता। शरीर वी आकार का, आगे से चौड़ा, पीछे से पतला। वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक 13% वसा पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, छप सकता है जेईटी लेवल तक। जाफराबादी मिनी एलिफेंट, ये चीज़ याद रखना, भैंस की किस नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, तो भैंस की जाफराबादी नस्ल को मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है।
गिर के जंगल काठियावाड़ी गुजरात, ठीक है। शरीर सबसे भारी, लंबा व ढीला ढाला होता है, इसलिए मिनी एलिफेंट कहते हैं। सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर अंतिम सिरे से ऊपर मुड़ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिनी एलिफेंट इसलिए कहते हैं कि सबसे भारी नस्ल होती है, ठीक है ना। शरीर होता है वो ढीला ढाला, कैसे आप देखते हो ना बड़ी हड्डियों को, और शरीर कैसे ढीला ढाला होता है, उसे आप हाथी जैसे कैसे पुकारते हैं, उसके हिसाब से बोल सकते हैं मिनी एलिफेंट। बड़ी बड़ी हड्डियों को देखते हो ना तो उनका शरीर कैसे होता है, मिनी एलिफेंट जैसा ही होता है। उसी प्रकार इस भैंस का क्या है, शरीर है वो बहुत बड़ा सुडोल होता है, इस चमड़े के तरह लटका होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। सींग गर्दन के दोनों ओर नीचे लटक कर अंतिम सिरे से मुड़ जाते हैं, क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नीली रावी, बॉल आइज कहते हैं। बॉल आइज मतलब आंखें होती है ना वो सफ़ेद होती हैं इनकी, इसलिए इन्हें बॉल आइज के नाम से भी जाना जाता। फिरोजपुर और मोंटगोमरी पाकिस्तान, जो मैंने ये गाय के बारे में भी बताया था, ठीक है। कमेंट में लिखो कि कौन सी गाय थी जिनका उत्पत्ति स्थल मोंटगोमरी पाकिस्तान था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बताना, ठीक है। आंसर बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर, जो भी क्लास देख रहा है, ठीक है। भारत में मुर्रा के बाद में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है एवं सतलज नदी के किनारे पाई जाती है। सतलज नदी के पानी के समान इसकी आंखें हैं, वो नीली आंखें कहते हैं, बॉल आइज, ठीक है ना। सफ़ेद नीली मतलब नीली रावी मतलब क्या हुआ भाई, नीली रावी मतलब एक नीली, सतलज नदी है ना, सतलज नदी का पानी सतलज नदी के किनारे पाई जाती। सतलज नदी में पानी का रंग कैसा था, नीला, तो इसका नाम दे दिया नीली रावी। मैंने क्या बोल दिया अभी, सफ़ेद वाइज बोल दिया, तो सॉरी, हो सकता है ऊपर नीचे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। माथे पर सफेद टीका तथा चेहरा थूथन व पैरों पर सफेद धारियां पाई जाती हैं। पूंछ धरातल को स्पर्श करती है। पूंछ बहुत लंबी होती है, यानी कि जब भैंस चलती है ना तो पूंछ होती है वो जमीन पर लटकती हुई चलती है, या जमीन पर आराम से तैरती हुई, स्पर्श करती हुई जमीन को चलती है, ठीक है ना। तो पूंछ सबसे बड़ी, पूंछ आप देखोगे, आप देख सकते हो ऐसी नीली आंखें किसकी दिखाई देगी, आप देखते हैं, ठीक है ना। तो उसकी आंखें होती है वो नीली दिखाई देगी, और पूंछ होती है वो बहुत ज़मीन को स्पर्श करती हुई, तो समझ जाना कि ये नीली रावी भैंस है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल हमारा ज़्यादातर वही रखते हैं कि मुर्रा वगैरह ये, ठीक है। बाकी भदावरी भी यूपी वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा भदावरी भैंसें मिलती हैं। मेहसाणा, खेड़ा व बड़ौदा गुजरात है। सबसे लंबा दुग्धकाल जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। निचले ये तो हो गया था ना रे, नीली रावी तो ठीक है ना, पूंछ के निचला हिस्सा सफ़ेद बालों का गुच्छा पाया जाता है। ये चीज़ें हकीकत में होती है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई आप करके देखना इनको कभी। और एक इम्पॉर्टेंट था कि CUET 2000 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए MMS इसकी ट्रिक बनाई है, ठीक है ना। MM मतलब मेहसाणा मुर्रा सूरती, मेहसाणा मुर्रा सूरती। तो ध्यान रखना कि CUET में क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि मेहसाणा का क्रॉस है मुर्रा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि CUET में क्वेश्चन पूछा था कि मेहसाणा का क्रॉस है। ऑप्शन नंबर ए में दिया था कि सूरती और मुर्रा, उसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 में दिया था भदावरी और मुर्रा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया था सूरती और भदावरी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन उसका था मुर्रा और सूरती, ठीक है। टोडा तमिलनाडु पाई जाती है। शरीर लंबा व पैर छोटे होते हैं। सबसे अधिक सुगंधित दूध इनका पाया जाता है। इन्हें आप लड़ाकू नस्ल के बारे में भी बोल सकते हैं, इनके लड़ाकू नस्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये थी आज की क्लास, जो भैंसों की जो नस्लें थी वो मैंने आपको कवर अप करवा दी है। सो भदावरी है वो आगरा, यूपी, मध्य प्रदेश, जो चीज़ें बेसिकली भैंसों के बारे में पढ़नी थी वो मैंने बता दी। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आपके और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास किसकी, वो गोना बकरिया मतलब बकरियों की नस्लों के साथ में, ठीक है। तो गायाँ भैंसा बकरियाँ, चलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री को जितना हो सके उतना जल्दी कवर अप करें, ठीक है। हम भी यही उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी आपका कोर्स है वो कवर अप में लेके आए। और फिर हॉर्टिकल्चर वगैरह वो भी पढ़ना है ना हमें, एग्रोनॉमी वगैरह बहुत सारे पढ़े हैं अभी तो। सो आप अपना काम करते रहिए, हमें पता है कि हमें अपना काम कैसे करना है। सो आप काम करो अपना, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।